हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्लास, आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब के सब एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट रखता है, तो इसलिए ट्राई टू फोकस एज मच एज पॉसिबल। इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए, तो इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो एपी से रिलेटेड होगा और आप बोर्ड में एग्जाम में देखोगे और आपने पहले नहीं देखा होगा। इसलिए ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन कराए हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एमआईक्यू, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो आपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा और उससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी नोन टू यू। इसलिए मन लगा के मेहनत करते रहो, जल्दी से देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज आई सेड, हर क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन सेकंड क्वेश्चन से ना हो। फॉर्मूला ऑब्वियसली सब सेम ही यूज करेंगे, बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ध्यान से सुनते रहना एक एक क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इट सेज दैट इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, कौन सा mth टर्म इज 1/n? तो सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं दैट इन एपी इफ mth टर्म, वी रिप्रेजेंट mth टर्म एज am, वो कितना है बच्चों? वो है 1/n। क्लियर? उसके बाद बोल रहे हैं एंड nth टर्म इज 1/m। ठीक है, इट मींस nth टर्म, दैट मींस an इज इक्वल्स टू 1/m। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, शो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब अगर ये 5th टर्म होता, ये 7th टर्म होता, तो 35 टर्म का सम, m और n के प्रोडक्ट का मतलब क्या है? 35 टर्म्स का सम। यानी m और n के मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी टर्म्स बनेंगी उनका सम आपको फाइंड करना है, और वो होना चाहिए 1/2 mn+1। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। अभी बनाना कैसे? बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखो। जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते रहो, है ना? सब समझ में आ जाएगा। am बोला 1/m, ठीक है? ध्यान से देखना, तो am हो जाएगा a + m-1 d इज इक्वल टू 1/n। ये आ गया आपके पास। इधर आता है, ये क्या बनेगा? an क्या बनेगा? a + n-1 d इज इक्वल टू 1/m बनेगा। ये यही तो बनेगा, सिंपल। ऐसे ही चलते रहो। तो देखो ध्यान से, इन दोनों सिचुएशंस में अगर आप सॉल्व करो तो मेरे पास में a और d की फॉर्म में दो इक्वेशंस हैं। अच्छा, m और n तो कांस्टेंट होगा क्योंकि mth टर्म और n ये वैल्यूज हैं, है ना, जो अननोन वैल्यूज हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग एज अ कांस्टेंट वैल्यूज। अब a और d वेरी कर सकता है AP के अकॉर्डिंग, तो यहां पर किस AP में a और d में ये कंडीशन पॉसिबल होगी वो आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d। लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? देखो, मैं लिखता हूं a + m-1 d इज इक्वल टू 1/n। ये लिखा मैंने क्योंकि अगर mth टर्म की बात कर रहे हैं तो ये 1/n है, ठीक है? ऐसे ही अपन ने लिखा। अब सेकेंड इक्वेशन है a + n-1 d इज इक्वल टू 1/m। कोई दिक्कत है बच्चों? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख ली। अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करता हूं। सबट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि a एलिमिनेट हो जाए। आई विल हैव द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ d ओनली, और वहां से मैं d निकाल लूंगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है। जैसे मैं सबट्रैक्ट करता हूं, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है? यहां से a और a तो गया, क्लियर? कट गया ना? मेरे पास क्या बचा? इन दोनों में से d बचाना। आई हैव रिटन d है, देखते जाना ध्यान से। अब इन दोनों में से क्या बचा मेरे पास में? d कॉमन, मैंने लिख दिया। यहां से क्या बचा? m-1, यहां से n-1, बट विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये साइन तो नेगेटिव में चेंज हो गया। तो अब देखना ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? इधर से मेरे पास में आया m-1 और इधर से आया n-1 माइनस n-1, दैट इज इक्वल्स टू 1/n-1/m। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आया? देखो ध्यान से, क्या किया मैंने? यहां से m-1 को एज इट इज लिखा और जो नेगेटिव का n-1 है उसको एज इट इज लिखा, क्योंकि मैंने दोनों में से d कॉमन ले लिया था। अब देखो, 1/n एज इट इज, 1/m एज इट इज, दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्लियर? आगे देखते रहो। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये क्या बनेगा? देखो, m-1 माइनस n+1, यही बना। आगे देखो, इधर एलसीएम लो तो ये बनेगा mn, एलसीएम के बाद m इधर n इधर, m-n। ये RHS है, ये LHS है, यहां तो कोई दिक्कत? देखते रहो, क्या इस -1 से +1 कट जाएगा? मेरे पास इधर क्या बचा? d विद द प्रोडक्ट ऑफ m-n एंड यहां पर m-n/mn, यही आया। अब देखना, इधर m-n और ये m-n कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा? d इज इक्वल टू 1/mn। समझ गए?
ये डी की वैल्यूज आ गई मेरे पास में। क्लियर? कोई दिक्कत है डी की वैल्यूज में? देखते रहो ध्यान से। क्या किया मैंने इन दोनों वैल्यूज में, ये जो इक्वेशन सॉल्व किया था इसमें मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर ए से ए रिड्यूस कर दिया और डी कॉमन ले लिया। डी कॉमन लेके m माइनस एन और n माइनस एन बचा, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से मेरे पास m माइनस एन है। इन दोनों का एलसीएम सब्ट्रैक्शन के बाद एलसीएम लिया तो a माइनस एन m माइनस एन अपॉन mn, सिंपल आ गया। m माइनस एन से m माइनस एन कट हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन mn एज इट इज। ठीक है, डी की वैल्यूज आ गई। अब मैं दोनों में से किसी में भी अगर डी की वैल्यू प्लेस करता हूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आई चूज इक्वेशन नंबर 1। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम equation 1. What was the equation 1? It says that a plus m minus 1 d is equals to 1 upon n. It says is equals to 1 upon n. ठीक है, यहां पर क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 थी जिसमें d की वैल्यू में 1 upon mn प्लेस करूंगा। ठीक है, देख लो, a plus m minus 1 d is equals to 1 upon n था, d की जगह 1 upon mn प्लेस करना है। आ जाते हैं, d की जगह 1 upon mn प्लेस करना है, देखते रहना। तो इट इज a plus m minus 1 multiplied by 1 upon mn is equals to 1 upon n। सिंपल। अब इस mn को मल्टीप्लाई करो m माइनस n से। ठीक है, कर दो। a प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो m मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ठीक है, अब m से m कट गया, क्या बचा मेरे पास में, a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ठीक है, 1 अपॉन n कट गया, क्या बचा, a माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 0। अब मैं जो 1 अपॉन mn है ना, इसको ट्रांसफर कर देता हूं, तो मेरे पास में इधर से आया a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mn। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मेरे पास a आ गया 1 अपॉन mn और इधर से d आ गया 1 अपॉन mn। कोई दिक्कत है? बस यही दो वैल्यूज चाहिए होती हैं जब भी आप Sn फाइंड आउट करते हो बाय द लॉन्ग मेथड, 2a प्लस n माइनस 1d, जो फॉर्मूला अपने अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखना, मेरे पास a और d आ गया तो मैं Sn निकाल सकता हूं। Sn अप्लाई करते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, आपसे सम कितने टर्म्स का पूछ रहा था क्वेश्चन में आपसे सम पूछ रहा था mn टर्म्स का, है ना। तो मैं n की जगह mn रख देता हूं। ठीक है, तो मैं n की जगह mn प्लेस कर देता हूं। तो जैसे मैं n की जगह mn प्लेस करूंगा तो यहां पर भी mn आएगा, यहां पर भी mn आएगा अपॉन 2। देखते रहना जो कर रहा हूं, 2a की जगह एज इट इज छोड़ देते हैं, a पे क्या प्लेस करना है बाद में बताऊंगा। इधर n की जगह mn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की प्लेस पे 1 अपॉन mn। ठीक है, अब ध्यान से देखना, d की वैल्यूज, a की वैल्यूज भी 1 अपॉन mn और d की वैल्यूज भी 1 अपॉन mn। ये दोनों वैल्यूज में से मैंने d की वैल्यूज ऑलरेडी प्लेस कर दी है। अब मुझे यहाँ पे a की वैल्यूज रखनी है, दैट इज 1 अपॉन mn। क्लियर है बच्चों? n की प्लेस पे mn प्लेस किया, n की प्लेस पे mn प्लेस किया, a की प्लेस पे 1 अपॉन mn, d की प्लेस पे 1 अपॉन mn। क्लियर? अब सिंपल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। इट इज mn अपॉन 2, इधर आते हैं, 2 अपॉन mn आ जाएगा, 2 अपॉन mn, इधर प्लस मल्टीप्लाई करो, mn को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन mn से और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन mn से। क्या किया मैंने, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, तो mn 1 अपॉन mn से और माइनस 1 भी 1 अपॉन mn से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना, ये और ये कट गए, क्या बचा मेरे पास, इधर से 1 माइनस 1 अपॉन mn, इधर से 2 अपॉन mn। देखते रहना क्या कर रहा हूं मैं, और mn अपॉन 2। ठीक है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इन दोनों को डिवाइड किया, 1 आ गया, ये एज इट इज। क्लियर? अब देखना, 2 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, इन दोनों का, किस दोनों का, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आएगा, mn आएगा, है ना, और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से क्या आया, देखना, इन दोनों से क्या आया, इन दोनों से आया 1 अपॉन mn, इधर से प्लस 1 एज इट इज। देखो, इन दोनों का सोल्यूशन तो 1 अपॉन mn आ गया, और ये जो प्लस 1 था ये एज इट इज आ गया। क्लियर? अब क्या बचा मेरे पास में, इधर से mn बाय 2, mn बाय 2 इज इक्वल टू s mn, यही बचा है। कोई दिक्कत है? सुनते रहना। जैसे मैं इधर एलसीएम लेता हूं, इधर जैसे मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस mn अपॉन mn। देखो नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास लास्ट में था s mn इज इक्वल टू mn अपॉन 2 और इधर से 1 अपॉन mn प्लस 1, यही है ना। एलसीएम ले लो, तो ये हुआ mn अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो mn प्लस 1 अपॉन mn, यही आएगा। देखो, ये mn इधर मल्टीप्लाई हुआ, mn प्लस 1 अपॉन mn, mn प्लस 1 अपॉन mn, यही आएगा। देखो, इस mn से इस mn को कट कर दो, मेरे पास फाइनली क्या बचा,
इधर से बचा 1/2 और इधर ब्रैकेट के अंदर mn+1 दैट इज इक्वल्स टू SMN। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है किसका, सम का ऑफ mn टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mn+1, ये आंसर आया है। चेक करें क्वेश्चन क्या बोल रहा था प्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज थी उसमें SMN आपको प्रूव करवा रहा था 1/2 mn+1, यही आंसर है। समझ गए बच्चों, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते रहो। इट इज am इज इक्वल्स टू 1/n, क्वेश्चन ने बोला था a + m-1d, 1/n हमने एज इट इज रखा, an 1/m एज इट इज रखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया। मैंने डी की वैल्यूज निकाली पहले, है ना, सेम वही जैसे रिड्यूस करके अपन निकालते हैं, ए से ए कट किया, डी कॉमन ले लिया, इधर सॉल्व किया, जो वैल्यूज कट रही थी काट दिया, तो डी की वैल्यूज आ गई 1/mn। ठीक है, ये डी की वैल्यूज मैंने प्लेस करी फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना अपनी, इसमें प्लेस करी। इसमें प्लेस करने के बाद डी की प्लेस पे रख दिया और मल्टीप्लाई किया अंदर। मल्टीप्लाई करते ही एम से एम रिड्यूस हो गया 1/n, 1/n से 1/n रिड्यूस हो गया -1/mn। इसको ट्रांसफर किया यहाँ से और ये बन गया a इज इक्वल टू 1/mn। अब मेरे पास a और d आ चुका है, मुझे SN फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, a की जगह 1/mn, d की जगह 1/mn। क्लियर। अब SMN का वैल्यू फाइंड करना था, SMN की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n की प्लेस पे जहां जहां n दिखा वहां mn प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो mn/2 तो एज इट इज है, यहाँ 2 × 2/mn एज इट इज है, ये mn-1 का ब्रैकेट ओपन किया तो 1/mn इधर और -1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 1/mn आ जाएगा। ओके, 2/mn - 1/mn मेक्स 1/mn, ये 1 एज इट इज। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो mn + 1/mn, ये mn इस mn से कट गया, इधर 1/2, इधर mn+1 आंसर। समझ गए, इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया अभी भी, कहीं भी स्टेप में कोई मिस हो रहा है, वीडियो पॉज करो, एक बार फिर से रिवाइंड कर लो पूरे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं, आपको एग्जाम में अटकाएंगे पक्का। ठीक है, समझ गए, नहीं भी अटका पाए टाइम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर मान लो आपको नहीं आ रहा, आपने एक पेज पूरा काटा और मान लो कहीं गलती हो गई और आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो आंसर सेम आना चाहिए जैसा क्वेश्चन ने बोला है ना। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं भी किया, अगर आपका आंसर मैच नहीं किया तो आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा कि आंसर गलत, कहीं ना कहीं एरर कर दिया। तो अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो पूरा पेज काटोगे, फिर दोबारा करोगे, टाइम वेस्ट है ना। तो कोशिश करो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, और भी अच्छा है ये, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3 respectively prove that S3 is equals to 3S2 - S1। ये भी प्रूव भी करना है, तो यहां पर भी आंसर एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे मैच होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं RHS सॉल्व करूंगा, ये RHS सॉल्व करने के बाद उसको LHS से इक्वेट करूंगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलते जाते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन एज S1 S2 S3। क्या बोल रहा है, S1 S2 S3 आर एक्चुअली द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स, है ना। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते हैं। S1 क्या है, n टर्म्स तक का सम, है ना। तो n टर्म्स तक का सम हम लिखेंगे n/2 2a + n-1d, ऐसे तो लिखेंगे, है ना। और S2 कैसे लिखेंगे बच्चों, S2 हम लिखेंगे 2n/2 2a + 2n-1d। ठीक है, क्योंकि S2 क्या है, 2n टर्म का सम। देखो S2 इज 2n टर्म का सम, तो जहां n है वहां 2n प्लेस कर देंगे, तो यहां भी 2n प्लेस कर दिया, यहां भी 2n प्लेस कर दिया। A और D में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम AP। तो अगर AP सेम है तो A भी सेम होगा और D भी सेम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका है S3। S3 क्या होगा, 3n/2 3n/2 2a एज इट इज, यहां 3n-1 और इधर D। क्लियर, तो वी गॉट S1 S2 एंड S3, तीनों टर्म आ चुकी हैं। अब सुनना, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है दैट वी नीड टू फाइंड आउट S2 - S1 मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड मेक इट इक्वल टू S3। क्लियर, तो पहले S2 - S1 तो फाइंड करें। चलो, तो अब ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। सो टू फाइंड आउट S2 - S1 वी नीड टू सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, लेट्स डू इट। I will write equation 2 minus equation 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 में इधर मेरे पास में आएगा S2 - S1, ये आया। ठीक है, इधर से 2n/2 2a + n-1d एज इट इज है, इधर n/2 2a + n-1d एज इट इज है, मैं प्लेस कर देता हूं। तो इट इज 2n/2 ब्रैकेट
2a प्लस 2n माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसको मैं इस वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। सिंपल, यही आएगा सब्ट्रैक्शन में। चलो, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है ना? आगे चले, सुनते रहना ध्यान से। मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है यहां पर। क्या दोनों में a सेम है, दोनों में d सेम है ना? ठीक है, समझ गए? अब जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे यहां पर क्या ध्यान रखना है, इधर से n/2 इधर से n/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद में इधर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और इधर से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। तो 1 एज इट इज मल्टीप्लाई होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। समझ गए? तो अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको, देखना। आई बी टेकिंग n/2 कॉमन। मैंने n/2 कॉमन ले लिया, इधर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 4a प्लस इधर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2d। ठीक है, समझ गए ना? फर्स्ट वाले में क्या किया मैंने, ये n/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, इस टर्म में से भी कॉमन ले लिया, इस टर्म में से कॉमन ले लिया, है ना? तो जब n/2 कॉमन लिया इधर से, तो जो 2 था मैंने अंदर भेज दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो बन जाएगा 4a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2d। ठीक है, अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, एक और ब्रैकेट लेता हूं। ठीक है, इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसको, है ना? n/2 तो यहां से भी कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, सिंपल, यही वैल्यूज आएगी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं सब्ट्रैक्शन को। तो देखो n/2 और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलो n/2 एज इट इज है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। चलो नेगेटिव करते हैं, तो वी गॉट दिस वन एज 4a प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2d माइनस 2a माइनस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, यही आएगा। अब देखना 4a माइनस 2a आ गया, आई रिटन इट एज 2a। ठीक है, देखते रहना। इन दोनों में से d कॉमन आया। ठीक है, d कॉमन लिया मैंने प्लस का d कॉमन ले लिया। तो देखो इधर से क्या आया, ये 2 जो था मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 4n माइनस 2। सुनते रहना ध्यान से। क्या किया मैंने, इन दोनों में से, वैसे तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, तो मैंने इन दोनों में से, कौन सी दो टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, है ना? इन दोनों टर्म्स में से मैंने d कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब देखना इधर से अगर d गया तो 2 बचा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा और ये 2 1 जा 2 बन जाएगा। क्लियर? अब देखो इधर से d कॉमन लिया तो n माइनस 1 एज इट इज ही बचेगा, तो मैंने लिखा फाइनल माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस 1। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे देखते रहना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, है ना? तो देखना इधर से n/2 एज इट इज आया, है ना? ये 2a प्लस d 4n माइनस n 3n हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप, तो वी हैव दिस वन एज s2 माइनस s1 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर n/2 मैंने कॉमन लिया था और इधर से मेरे पास में 2a एज इट इज है प्लस d के अंदर खेल चल रहा है। चलो, तो मेरे पास में इधर तो 2a एज इट इज है प्लस d के अंदर क्या खेल चल रहा है, देखो जो भी वैल्यूज है उसमें 4n माइनस n क्या हो जाएगा 3n और माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस n। तो फाइनली मेरे पास अंदर आया 3n माइनस 1। ठीक है, समझ गए बच्चों? देखते रहना। ओके, अब आगे देखो, जैसे आपने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया, है ना? s2 माइनस s1 की वैल्यूज तो बना चुके हो आप। क्वेश्चन के अंदर आपसे s2 माइनस s1 नहीं, आपसे बोल रहे 3 मल्टीप्लाई बाय s2 माइनस s1 को प्रूव करना है। ठीक है, देखते रहो आगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 3 बोथ साइड। तो अब यहां पर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया s2 माइनस s1 बन गया। अब यहां पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 एज इट इज 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ध्यान से देखो क्या किया मैंने, दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई किया तो वो जो 3 था इधर तो 3 एज इट इज आ गया, ये 3n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n/2 हो जाएगा। 2a एज इट इज, d एज इट इज, 3n माइनस 1 एज इट इज। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब सुनना, ये वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखो तो इससे मैच कर रही है क्या? देखो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d, चेक करते हैं। 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d, s3 आ गया ये। सो यहां लिखेंगे s3, रीजन क्या रखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 या s3 में भी अपन ने एज इट इज मेंशन किया, ये s3 आ गया। किसकी वैल्यूज आ गई? 3 मल्टीप्लाई बाय s2 माइनस s1 की, और हेंस प्रूव्ड हो गया। ये s3 रखना है यहां पर मुझे, sn s3 के लिए। समझ गए? ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते रहो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस मैथमेटिक्स एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्या क्या मैंने अब स्टार्टिंग से देख लो जल्दी जल्दी।
तो मैंने सबसे पहले S1, S2, S3 तीनों वैल्यूज प्लेस करी, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था दैट S1 इज सम ऑफ n टर्म्स, S2 सम ऑफ 2n टर्म्स, S3 सम ऑफ 3n टर्म्स, ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा था। मैंने तीनों वैल्यूज प्लेस करी, n/2, 2n/2, 3n/2 एज इट इज रखा है ना, और n/2 2a + n - 1d, 2n - 1d, 3n - 1d, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला n 2n और 3n रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आप प्रूव करके बताओ, अगर ऐसा है तो प्रूव करके बताओ दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 - S1। अब ये सॉल्व करने के लिए मुझे S2 - S1 चाहिए, तो S2 ये रहा, S1 ये रहा, मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले मैंने S2 - S1 इधर, और यहां पर पूरी S2 की वैल्यू रखी, और यहां पूरी S1 की वैल्यू रखी, और बीच में नेगेटिव का साइन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, n/2 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है इसको S3, और S3 बनाने के लिए 3n/2 चाहिए, तो 3n/2 बनाने के लिए पहले n/2 चाहिए, है ना। 3 तो अपन बाद में मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, क्योंकि अभी तो मैं S2 - S1 निकाल रहा हूं, बाद में 3 मल्टीप्लाई करूंगा, अगर n/2 ऑलरेडी बाहर है तो 3n/2 बन जाएगा, देखते रहो। तो अब यही दिमाग लगा के मैंने क्या किया, मैंने n/2 कॉमन ले लिया। तो जैसे मैंने n/2 कॉमन लिया, जो वैल्यूज बची थी वो अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 सा 4, ये रहा, 2 मल्टीप्लाई किया d से 2d, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं था मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम वैल्यू प्लेस कर दी। अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करके सबट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो जैसे -1 ब्रैकेट ओपन किया, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो गए, इधर से 4 है, इधर से 2 है, सबट्रैक्ट करा इन दोनों को तो 2a आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से सबट्रैक्शन के लिए मुझे d चाहिए, तो मैंने d कॉमन ले लिया, तो अब जो 2 था मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 सा 4n एज इट इज, -2 1 सा 2, इधर से क्या बचा, माइनस का n प्लस का 1, ठीक है, 4n -n 3n -2 + 1, 3n - 1, ठीक है, d एज इट इज, 2a एज इट इज, क्लियर। अब देखो n/2 यहां तक तो कहानी हो चुकी है, अब जो वही दिमाग लगाया था ना मैंने कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3s2 - S1, और ये बना 3n/2, बाकी सारी कहानी तो अंदर ऑलरेडी मैच हो ही गई थी, तो बस 3n/2 2a + 3n - 1d, ये बन गया S3, ये आ गया अपना 3 टाइम्स S2 - S1। कहा था मैंने हर एक क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ है यहां पर, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे कि क्या अप्रोच लगानी है और किस तरह से प्रोसेस करना है। अगर आप यहाँ पे इधर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते तो शायद ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और एक छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर ले जाती। इसीलिए ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको सॉल्व क्या करना है, रिमेंबर, इसलिए मैंने n/2 कॉमन लिया सो दैट आई कैन मेक इट बाय 3n, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर थोड़ी निकालना है, मुझे तो इसको S3 में कन्वर्ट करना है। तो S3 के लिए मुझे स्टार्टिंग में देखो, S3 बनाने के लिए 3n/2 तो चाहिए ना, तो उसके लिए n/2 तो चाहिए ही चाहिए, तो अगर मैं अभी कैंसिल भी कर देता हूं तो बाद में मुझे बनाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि मैं क्या करूं, n/2 को अलग से साथ में बाहर निकाल के रख लेता हूं, है ना, और यहां से अगर सॉल्व करने के बाद 3 कॉमन बन भी जाता तो अपने आप 3 बाहर आ जाता, तो n/2 तो सेफ है ना अपना, इसलिए मैंने n/2 कॉमन लेके सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दिया, अपने आप सिंप्लीफाई होते गई, अपने आप वैल्यूज बन गई, और अपने आप ही आंसर आ गया। मैंने बस लास्ट में इसको 3n/2 बनाने के लिए 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, जो कि करना भी पड़ता क्योंकि S2 - S1 थोड़ी 3 टाइम्स ऑफ S2 - S1 का आंसर निकालना था। दैट्स इट, वी आर डन। समझ गए, इस टाइप से सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, An AP consists of 37 terms and the sum of the 3 middlemost terms is 225। कितना? 3 middlemost terms। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं, उसके बाद ही तो पता कर पाएंगे मिडिल मोस्ट टर्म। क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आपको मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, अभी समझ में आएगा। उनका सम आपको गिवन है 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर क्लास। आपको बोल रहा है 225 किसका सम है? मिडिल 3 टर्म्स का। मान लेते हैं यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 37, है ना। मिडिल टर्म कौन सी है मेरे को नहीं पता, लेट्स से जो भी मिडिल टर्म है उसके साइड में जो टर्म है 2 टर्म इंक्लूड करनी है। क्यों? 3 मिडिल मोस्ट टर्म बोल रहा है, तो जो भी मिडिल टर्म होगी लेट्स से am, तो उसके पहले वाली टर्म am-1 और उसके आगे वाली टर्म am+1, इन तीनों का सम कितना बोल रहा है क्वेश्चन? 225। उसके बाद बोल रहे हैं जो लास्ट 3 टर्म्स होगी, लास्ट टर्म कौन सी है? 37th टर्म, है ना। तो उसके पहले 36th टर्म और उसके पहले 35th टर्म, इन तीनों का सम, इन तीनों टर्म्स का सम कितना है? 429 है इन तीनों का सम, है ना। तो अब मुझे क्या करना है? इसका सम और इसका सम निकाल के इक्वेट करना है, ठीक है। कैसे इक्वेट करना है देखो ध्यान से। इन दोनों के से 2 इक्वेशन आएगी जो ए और डी की फॉर्म में होगी, क्योंकि ए और डी का आंसर तो है ही नहीं ना। तो ए और डी का जो आंसर होगा उसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी स्पेसिफिकली एंड देन वील फाइंड आउट द एपी। समझ गए? अब सबसे मेजर टास्क है एम फाइंड करना।
जैसे आपने m फाइंड कर लिया, टर्म्स मिल गए, उसके बाद तो a और d की इक्वेशन बनना जानते ही हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सो वी हैव गिवन दैट the total number of term is 37, so we have written n is equals to 37. When the number of terms is odd, then the middle term can be figured out by n plus 1 upon 2, which is 37 plus 1 upon 2, which is 38 upon 2, and finally we get m is equals to 19. इसका मतलब mth टर्म कौन सी होगी? 19th टर्म। ठीक है, mth टर्म कौन सी होगी? 19th टर्म। ठीक है, और उसके पहले वाली टर्म 18th टर्म। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाली टर्म 20th टर्म। तो इन तीनों का सम अगर मैं करूंगा तो उसका आंसर कितना आना चाहिए बच्चों? उसका आंसर आना चाहिए 225 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 225 आना चाहिए उसका, है ना। सम कैसे निकालेंगे अब ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूं, A18 को हम लिख सकते हैं a प्लस 17d, A19 को a प्लस 18d, एंड A20 को a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 225। ये लिख सकते हैं a प्लस a प्लस a 3a, we've written 3a here, 3a प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, है ना। तो ध्यान से देखो क्या किया मैंने, यहां से 1 इधर शिफ्ट कर दिया तो ये भी 18 हो गया, ये भी 18, ये भी 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 3 54, इट इज 54d is equals to 225. Simple. Can I take 3 common and then shift it to that way? Okay, I'll take 3 common and it becomes a plus 18d is equals to 2, 2 and 5. Let's divide 3 that side and I'll get a plus 18d is equals to 225 upon 3, which is 75. So I got a plus 18d is equals to 225, 75, है ना। So it is a plus, that's 15 over here, that's 18 over here. We have taken 3 common, we have shifted that way. So we got 75 here, a plus 18d is equals to 75. That's we have equation number 1. Let's talk about the last 3 terms. Last 3 terms कौन कौन सी है बच्चों अपने पास? 35, 36, 37. Place it there. So it's a 35 plus a 36 plus a 37, that is equals to 4, 2 and 9. ठीक है, अब a 35, a plus 34d, a 36, a plus 35d, a 36, a 37, a plus 36d is equals to 4, 2 और 9. ठीक है, a 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो विल गेट 3a प्लस 34, फिर से इसको इधर लेके आया मैं, तो इट इज 34 मल्टीप्लाई बाय 3d इज इक्वल्स टू 4, 2 और 9. अब की बार मैं मल्टीप्लाई कर सकता था लेकिन कोई सेंस ही नहीं है ना, 3 कॉमन लेकर डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो इसको क्या, मैंने ध्यान से देखो, इसको 35 यहाँ पे, इसको 35 और एक टर्म यहाँ से इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, ये भी 35 हो जाएगा, यहाँ 34 की जगह 35 आएगा सॉरी, है ना। तो विल बी राइटिंग 35 मल्टीप्लाई बाय 3d। ठीक है, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया और इधर डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या आया, वी गॉट a प्लस 35d और कॉमन क्या लिया मैंने 3, विच इज इक्वल्स टू 4, 2, 9 ओवर हियर, है ना। अब 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 35d इज इक्वल्स टू 4, 2, 9 अपॉन 3, ऐसे लिखूंगा बच्चों। आगे चलते हैं, a प्लस 35d, सो वी गॉट a प्लस 35d इज इक्वल्स टू 429 अपॉन 3, है ना। डिवाइड करेंगे 14 and 3, 143, that we got equation number 2. That's equation number 1 we have and equation number 2. अब मैं equation 1 और 2 को सॉल्व करता हूं। तो देखो equation 1 में a plus 18d is equals to 75 था, प्लेस कर देते हैं a plus 18d is equals to 75। अब मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशन को, क्योंकि यहां से d आ जाएगा और फिर a आ जाएगा, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये गया अपना a, और अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है बच्चों, 17d इज इक्वल्स टू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 68। ठीक, सिंपल। देखो यहां से बन 13, 5, 8, 13, 7, 6, सिंपल। आगे चलते हैं, तो वी गॉट 17d इज इक्वल्स टू 68, देन d इज इक्वल्स टू 4, ये आ गई मेरे पास d की वैल्यूज। अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 या किसी से भी, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, आई विल यूज द वैल्यू ऑफ d टू गेट द वैल्यू ऑफ a। So I've taken as equation number 1. This is our equation number 1. So it's a plus 18, d is 4 is equals to 75. ठीक है, now a 18 4 72
इज इक्वल्स टू 75. लेट्स ट्रांसफर. तो a इज इक्वल्स टू 75 माइनस 72 एंड वी गॉट a एज 3 हियर. एनी कंफ्यूजन क्लास? ध्यान से देखते रहना. क्या मेरे पास में a की वैल्यूज आ गई है, क्या मेरे पास में a की वैल्यूज आ गई है 3 और d की वैल्यूज आ गई है 4. आपसे AP पूछ रहा था. हेंस द AP is 3, 7, 11 एंड सो ऑन. ठीक है, 3 फर्स्ट टर्म और उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऐड ही तो करते जाते हैं. तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 एंड सो ऑन. दैट इज हाउ वी फिगर्ड आउट द AP ऑफ द गिवन क्वेश्चन. समझ गए? फिर से देख लो एक बार. क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि आपके पास में जो मिडिल 3 टर्म्स हैं और जो लास्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम गिवन है. मिडिल 3 टर्म्स का सम 225, लास्ट 3 टर्म्स का सम 429. अब इनसे आपको AP बनाना है. अकॉर्डिंग यूजिंग दिस कंडीशन आपको AP बनाना है. तो क्या करना है बच्चों? मैंने पहले मिडिल टर्म निकाली, दैट्स 19. उसके बाद मिडिल 3 टर्म्स निकाली, 18, 19, 20. इन तीनों का सम इक्वेट किया 225 से. सो मैंने तीनों टर्म्स को एक्सपेंड किया. एक्सपेंड करने के बाद इनको अरेंज किया. दैट वी गॉट 3a + 54d इज इक्वल्स टू 225. 3 कॉमन लेके शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया a + 18d 75. फर्स्ट इक्वेशन. लास्ट कंडीशन है a35, a36, a37, 429. फिर से एक्सपेंड किया. एक्सपेंड करने के बाद में इक्वेशन बनी. इक्वेशन सेज a + 35d इज इक्वल्स टू 143. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद a रिड्यूस हो गया, उससे d आ गया एंड d की वैल्यूज का यूज करके फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मैंने a निकाल लिया. तो a और d दोनों हो गए, AP आ गया. समझ में आया? इतना इजी क्वेश्चन था. आगे चले. चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n + 1 is to 4n + 27. फाइंड द रेशियो ऑफ द mth टर्म. क्या फाइंड करना अपन को? रेशियो ऑफ द mth टर्म, है ना. स्टार्ट करें सॉल्यूशन. तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों इसका. देखो इट सेज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स. इट मींस इफ आई राइट Sn, है ना. अब 2 APs के अलग अलग की बात कर रहा है. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, अलग अलग APs की बात कर रहा है. तो मान लेते हैं Sn फॉर द फर्स्ट AP इज Sn एंड फॉर द सेकंड AP इट इज S-n, है ना. अलग अलग Sn हो जाएंगे. अब फर्स्ट वाले AP में जो Sn है आपका वो कैसा है बच्चों? वो सेम अपन फॉर्मूला सेम ही अप्लाई करेंगे. इसमें n/2 एज इट इज एंड आई हैव रिटन इट एज 2a + n - 1d, है ना. सेकंड वाले AP में भी यहां पर तो n/2 ही आएगा, है ना. बट यहां मैंने क्या किया, AP को डिफरेंशिएट करने के लिए आई हैव चेंज द वैल्यू ऑफ a एंड d, है ना. यहां पर मैंने स्मॉल a स्मॉल d लिया है, यहां कैपिटल A कैपिटल D ले लेंगे. तो आई हैव रिटन इट एज 2a + n - 1 और ये कैपिटल D, है ना. समझ गए? n - 1 में मैंने यहां पर कैपिटल D क्यों लिया, कैपिटल स्मॉल a क्यों, स्मॉल d क्यों नहीं लिया? बिकॉज वी हैव 2 डिफरेंट AP. अगर 2 अलग अलग AP है तो यहाँ स्मॉल a स्मॉल d और यहाँ कैपिटल A कैपिटल D टू डिफरेंशिएट कि ये 2 अलग अलग AP हैं. अब दोनों में सम ऑफ द n टर्म्स सेम ही है तो इसलिए यहां पर भी n/2 यहां भी n/2 सेम ही रखा है. अब आपको बोल रहा है कि इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो कितना है? 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27, है ना. तो आई हैव रिटन इट एज 7n + 1 अपॉन 4n + 27. ये रेशियो है किसका? इसका. क्लियर? अब इन दोनों में से आपको एक चीज और दिख रही होगी. अगर n/n और n सेम है तो n/2 n/2 कट जाएगा. ठीक है, बचा क्या मेरे पास में? 2a + n - 1, 2a + n - 1 और ये t और यहां पर 2 कैपिटल A + n - 1 कैपिटल D. ठीक है, इन दोनों का रेशियो सेम ही है. ये 7n + 1 अपॉन 4n + 27 ये वैल्यूज आ गई. अब सुनना ध्यान से, आपसे क्वेश्चन के अंदर n टर्म्स का रेशियो नहीं पूछ रहा था, mth टर्म का रेशियो पूछ रहा है, मतलब am का रेशियो पूछ रहा है. अगर Sn का रेशियो गिवन है तो फॉर दोज APs जिनका आंसर आपको यहां पर एज इट इज 7n + 1 और 4n + 27 में गिवन है. अब सोचो यहां पर मुझे चाहिए क्या? m - 1. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखना, ये रफ वर्क है. अगर मैं am और a-m की वैल्यूज फाइंड करूंगा तो क्या वो a + m - 1d होगा? a + m - 1d होगा ना. इन दोनों की वैल्यू को थोड़ा सा इधर करता हूं सो दैट इट कवर इन द स्क्रीन इटसेल्फ. ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं अगर मैं am और a-m की वैल्यूज निकालूंगा तो ये बनेगा a + m - 1 और मल्टीप्लीकेशन में d, इधर भी कैपिटल A + m - 1 और यहां कैपिटल D. अब सुनना, मेरे को इन दोनों का रेशियो मतलब मुझे ये वैल्यूज चाहिए, है ना. मुझे चाहिए a + m - 1d
है ना, और यहाँ चाहिए कैपिटल A प्लस M माइनस 1D। अब सोचो, ध्यान से देखना, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, है ना, जैसे ही 2 कॉमन लूंगा तो ये n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये m माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से A और D सेम हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर बाय एनी चांस मैं इसको m माइनस 1 में कन्वर्ट कर दूं तो जो मेरे को चाहिए था वो आ जाएगा। समझोगे, देखना अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, इसके जो आगे वाले 2 स्टेप है ना, ये एज इट इज सेम टू सेम स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, और यही स्टेप है जो मेन स्टेप है इसके ना। अगर आपको ये दोनों स्टेप समझ में आ गए, इसके ऊपर और नीचे तो कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, देखते रहो ध्यान से। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा दैट 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, है ना, 7n प्लस 1 4n प्लस 27 एज इट इज, और इधर था 2a प्लस n। मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो आई टेकन 2 कॉमन, ये बन गया a प्लस n माइनस 1 और यहां अपॉन में 2 और ये d एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, देखो 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 और ये कैपिटल डी। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने यहां पर अपॉन में 2 क्यों नहीं रखा, इसके अपॉन में क्यों रखा, वो भी अभी समझोगे कैसे। क्योंकि मुझे इसी को तो चेंज करना है बच्चों, मेरे को आंसर तो a और d के फॉर्म में लाना है ना, तो यहाँ पे d अपॉन 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो d होना चाहिए, तो इसलिए मैंने a और d को तो एज इट इज रखा, इसको नहीं छेड़ा। तो जो मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे m माइनस 1 चाहिए, यहाँ n माइनस 1 नहीं चाहिए, तो इसको तो मुझे वैसे भी चेंज करना है, तो मैं इसके अपॉन में 2 लिख देता हूँ और इसको फिर मैं चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा अभी आप समझोगे। अब 2 और 2 कॉमन ले लिया, ये दोनों भी कट गए, है ना। अब देखो ए डी के फॉर्म में तो आ गया, बस यहां पर m माइनस 1 नहीं है ना, तो मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या होना चाहिए, m माइनस 1 होना चाहिए। तो देखो लेट अज्यूम, लेट n माइनस 1 अपॉन 2 को अगर मैं m माइनस 1 में कन्वर्ट करूं तो क्या मुझे 2 को उधर भेजना पड़ेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1, ऐसे तो होगा। अब 2 मल्टीप्लाई करो तो ये बना 2m माइनस 2। अब ये देखो, ये आया n माइनस 1 को ट्रांसफर करो तो n इज इक्वल टू 2m माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखना 2m माइनस 1 ये बन गया अपना n। तो मुझे क्या करना है बच्चों, n की प्लेस पे 2m माइनस 1 प्लेस करना है। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो n माइनस 1 अपॉन 2 m माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाओ अपने स्टेप पे, मुझे क्या करना है, जहां पर भी n दिख रहा है वहां पे 2m माइनस 1 प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है, n की जगह 2m माइनस 1, है ना। तो अब यहां प्लेस करेंगे हम, कैसे प्लेस करेंगे, वी हैव रिटन एज लेट n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। ठीक है, मैंने प्लेस किया। अब इसको मैंने डिटेल में समझा भी दिया है कि क्यों मैं प्लेस कर रहा हूं, बिकॉज मुझे mth टर्म का रेशियोज निकालना है और इसी को कन्वर्ट करना है mth टर्म के रेशियो में। तो क्या करना है, देखो जहां पर भी m दिख रहा है वहां 2m माइनस 1 लगा देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 2m माइनस 1 प्लस 27 इज इक्वल्स टू ये a प्लस m, ये तो कन्वर्ट हो ही गया ना m माइनस 1 में, तो इसको लिखा मैंने m माइनस 1 d और ये कैपिटल A प्लस m माइनस 1 कैपिटल D। अब देखो ये बन गया am और ये बन गया am डैश, इन दोनों का रेशियो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, आ जाएगा। समझ गए, इसीलिए कन्वर्ट किया है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों, देखो इधर है मेरे पास में 7 2m माइनस 1 प्लस 1 और अपॉन में 4 2m माइनस 1 प्लस 27, और इसके इक्वल टू में आ गया मेरे पास am और am डैश। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कैसे करना है, सिंपल सॉल्व करो। 7 2 जा 14m माइनस 7 प्लस 1 एंड इधर 4 2 जा 8m माइनस 4 प्लस 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14m एज इट इज माइनस 7 प्लस 1 14m माइनस 6, ये तो होगा। देखो 14m माइनस 7 प्लस 1 तो इट्स माइनस 6। यहां पर 8m I've written 8m माइनस 4 प्लस 27 दैट्स प्लस का 23, है ना। 27 माइनस 4 23, तो वी गॉट 14m माइनस 6 और 8m प्लस 27 दैट्स इक्वल्स टू am अपॉन a डैश m। ये आंसर आपको चाहिए था और ये आंसर आ चुका है। दैट इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज। तो क्या बना बच्चों, देखो फिर से देख लो 2m माइनस 1
7 यहाँ पर जहाँ पर भी n रखा था ना उसकी जगह 2m-1, यहाँ पर भी 2m-1 प्लेस किया, तो ये क्या बन गया देखो, 7 2 जा 14m माइनस 7 1 जा 7 प्लस 1, तो 14m माइनस 7 प्लस 1, माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6, न्यूमरेटर सॉल्व। अब डिनोमिनेटर में भी 2m-1 रखा, तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 8m एज इट इज, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस का 23, दैट इज हाउ वी हैव द वैल्यू 14m माइनस 6 एंड 8m प्लस 23, दैट इज am अपॉन a डैश m। ये है दोनों की mth टर्म का रेशियो। क्लियर? ऐसे सॉल्व करना था, इसलिए क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से आपको बोल रहा हूं ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप n की प्लेस पे, फिर से ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आप n की प्लेस पे m-2m-1 प्लेस करते हो। क्यों प्लेस करते हो इसका रीजन मैंने समझा दिया था, मुझे n-1/2 को m-1 में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसको क्या किया, सिंपली सॉल्व करा और चेक करा कि ऐसा कब हो सकता है जब n की वैल्यूज क्या हो जाए, 2m-1 हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। तो मैंने जहां पर भी n था उसकी जगह 2m-1 प्लेस कर दिया, तो जैसे ही प्लेस किया वी गेट द आंसर। क्लियर बच्चों? ऐसे सॉल्व करना था और ये दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। समझ गए हो कैसे सॉल्व किया? आगे चले, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ एन एपी, इसलिए मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन अपना अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है यहां पर, है ना, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से देखते चलना। शो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू दिस वन। अब आपको यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कुछ नहीं पता है ना, जितने इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको ये प्रूव करना है कि ये एसएन है, जितने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना फर्स्ट टर्म इज ए तो ए ही है, दैट इज फर्स्ट टर्म, वी कैन राइट a1 इज a, है ना। अब आपको बोल रहा है सेकंड टर्म दैट इज a2, ये आपको गिवन है b, और लास्ट टर्म विच इज an, ये आपको गिवन है c, है ना। तो आपको a1 गिवन है, a2 गिवन है और an गिवन है। क्लियर? इन दोनों के डिफरेंस से यू विल फाइंड आउट d। देखना कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बट है नहीं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते रहो बस, ठीक है। दिमाग मत लगाना बी और सी आ गया इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, दिमाग मत लगाना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते रहो, अपने आप ये बन जाएगा। आपको ब्रैकेट की फॉर्म में ही आंसर रखना है ना, तो मल्टीप्लाई करके कंफ्यूज मत होना, देखते रहना क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे चाहिए डी विच इज एक्चुअली a2 माइनस a1, जो क्या होगा बच्चों, वो होगा a2 माइनस a1, है ना। तो मैं a2 माइनस a1 बनाऊंगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, है ना। अब d क्या आ जाएगा, देखो a2 कितना है b, a1 है a, तो इट इज b माइनस a, ये अपना d आ गया, ठीक है। अब मुझे n निकालना है, तो n कैसे निकालेंगे, देखो वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये an है। अब देखना an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू c है, प्लेस कर देते हैं, तो इट इज c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अभी मैंने सॉल्व किया डिस b माइनस a, d अभी मैंने सॉल्व किया b माइनस a, चलो मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी है। अब क्या करना है, a को ट्रांसफर करो, तो इट इज c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, ठीक है। फाइन, डिवाइड कर दो, c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को ट्रांसफर कर तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखते रहना। तो वी गॉट c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। एलसीएम ले ले, चलो एलसीएम लेते हैं, c माइनस a, एलसीएम लेंगे तो b माइनस a एज इट इज आ जाएगा यहां पर, और अपॉन में क्या है मेरे पास, b माइनस a विच इज इक्वल टू n। लास्ट स्टेप टू कैलकुलेट n, c एज इट इज, b एज इट इज, c प्लस b माइनस a माइनस 2a अपॉन b माइनस a एज इट इज b माइनस a विच इज इक्वल टू n। n आ गया मेरे पास। अब देखना मेरे पास में d आ चुका है, n आ चुका है, a गिवन है, सब b और a की फॉर्म में ही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आपका उसी फॉर्म में है, घबराना नहीं, है ना। तो अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करते जाओ। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एस एन निकालना है, कोई बात नहीं एस एन निकाल देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस a n व्हेन द nth टर्म और द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। तो आपको यहां पे लास्ट टर्म गिवन है c, देखो यहां पे आपको लास्ट टर्म गिवन है ना, देखो nth टर्म गिवन है c क्वेश्चन में। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलना है, तो nth टर्म के लिए n क्या है बच्चों, c प्लस b माइनस, है ना, तो प्लेस करते हैं। चलो एस एन इज इक्वल टू एन की जगह क्या रखेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इट सेज c प्लस b माइनस 2a, c प्लस b माइनस 2a, है ना, अपॉन b माइनस a, अपॉन b माइनस a, b माइनस a, और इसके अपॉन में है 2, यही है। चलो
ए प्लस ए एन एस सी, A1 इज ए एन एस सी, है ना, देखते रहना। अभी जो 2 था इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास में आया C प्लस बी माइनस 2A अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ B माइनस A, और इसके मल्टीप्लीकेशन में A प्लस सी। मैंने कुछ भी नया किया क्या? जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे ही चलता रहा ना। अब देखो ये आपका ऐसा आया, मैच करे इसको जो सोल्यूशन में गिवन था। चलो A प्लस सी, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में A प्लस सी होना चाहिए, A प्लस सी है। सेकेंड ब्रैकेट है C प्लस बी माइनस 2A, ठीक है, C प्लस बी माइनस 2A, ठीक है, अपॉन में 2B माइनस A। चेक करते हैं 2B माइनस A, समझ गए? कुछ भी नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, ब्रैकेट ओपन करोगे फंस जाओगे, सिंपल, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते रहो। तो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको प्लेस किया, उसके बाद उससे जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो निकाली। कैसे? A1 A2 वी हैव गिवन विद, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इट। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 व्हिच मेक्स B माइनस A हियर। D आ गया मेरे पास में। अब मेरे पास में A है, D है, AN है, N चाहिए SN कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D लगाया, उसमें मैंने सारी वैल्यूज प्लेस करी जो जो मेरे पास है अभी तक। मेरे पास में A है, D है और AN है, सारी वैल्यूज प्लेस करके N निकाला। N की वैल्यूज आ गए C प्लस बी माइनस 2A अपॉन B माइनस A। कोई बात नहीं, एज इट इज छोड़ दिया मैंने, ये अपना N आ गया। अब SN कैलकुलेट करना है, तो SN के लिए N अपॉन 2 A प्लस AN, जब हमको लास्ट टर्म गिवन होती है फर्स्ट टर्म गिवन होती है यही लगाते हैं, ठीक है। N की प्लेस पे एज इट इज वैल्यू रखी, अपॉन 2 एज इट इज रखा, A प्लस AN एज इट इज रखा, बस फिर ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो ये ऊपर आ गया 2, और ये सिंपल आंसर आ गया अपना SN का। दिस इज व्हाट इज बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट एंड वी हैव डन इट। समझ गए बच्चों? कुछ भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे क्वेश्चन मैं अब तक बोल रहा था वैसे ही सॉल्व किया। जैसे अब तक यूजुअल हम न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही किए, बट अब की बार न्यूमेरिकल नहीं थे, अब की बार क्या थे आपके पास, अब की बार वेरिएबल थे। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो निकालना आता ही है, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना। A small terrace of a football ground comprises of 15 steps, कैसा है, ऐसा है ना, तो ये सारे 15 स्टेप्स हैं, है ना, स्मॉल टेरेस ग्राउंड है। अच्छा, 15 स्टेप ऑफ ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। तो इसकी जो लेंथ है, यहां से आता है, ये जो लेंथ दिख रहा है ना आप, ये वाली लेंथ, ये है 50 मीटर, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। ओके, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। हर स्टेप का जो राइज है, मतलब यहां से जो स्टेप है ना, यहां से देख रहे हो ऐसे जो स्टेप बन रहा है ना ये, तो ये जो राइज है ये वाला, ये है आपका 1/4 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर्स, ठीक है, एंड अ ट्रेड दिस ट्रेड इज ऑफ 1/2 मीटर्स, ठीक है, on which we are placing our steps. Okay, see, calculate the total volume of the concrete required to build a terrace. तो इस टाइप के टेरेस को बनाने के लिए what sort of concrete, how much concrete we required, है ना। अब ध्यान से सुनना, मुझे ये तो समझ में आ गया कि हर किसी की लेंथ कितनी है, 50। अब सुनना ध्यान से, मान लो मैंने फर्स्ट वाला स्टेप बनाया, तो क्या मेरे पास में ये फर्स्ट वाले बनाने के लिए, फर्स्ट वाले स्टेप को बनाने के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए इन टर्म्स ऑफ 3D, ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना ये, देखो समझ गए ना क्या कि ये, देखो फिर से बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों में ये वाला, ये ऐसे स्टेप्स हैं, है ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब ये स्टेप बन रहा है तो कैसे बन रहा है, देखो अगर मैं इसको फिर से बना के दिखाऊं आपको, चलो फिर से बना के दिखाता हूं स्टेप को, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे, ठीक है, ये स्टेप्स बने। तो उसमें एक वाला फर्स्ट वाला स्टेप ऐसे जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है अपने पास में ये वाली, ये सेकंड वाला स्टेप ऐसे जा रहा होगा, क्लियर, ऐसे थर्ड वाला स्टेप, ठीक है, तभी तो स्टेप्स बनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये बनाया मैंने, ये स्टेप यहाँ तक गया, ये स्टेप यहाँ तक गया, इसके बाद कंटिन्यूटी में ये स्टेप आ गए, ठीक है। अब देखना, फर्स्ट वाला जो स्टेप है, ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है, इसको बनाने के लिए जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा उससे ज़्यादा वॉल्यूम इसके लिए बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। सेम ऐसे उससे ज़्यादा स्टेप्स के लिए थर्ड वाले के लिए, और उससे ज़्यादा फोर्थ वाले स्टेप के लिए, है ना, समझ में आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं फर्स्ट वाले का वॉल्यूम निकाल लूंगा, है ना, तो उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे ये जितना भी राइज हो रहा है ना उतना ही वॉल्यूम और ऐड कर देना है, सेकंड वाले का आ जाएगा, फिर ऐसे ही थर्ड वाले का, फिर ऐसे ही फोर्थ, समझ गए। तो अब मुझे क्या करना है, टोटल वॉल्यूम में फर्स्ट वाले का वॉल्यूम निकालना है, एंड देन कीप ऑन एडिंग इट, है ना, टू गेट द वॉल्यूम ऑफ द नेक्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप, ठीक है। अब सुनना, फर्स्ट वाले वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, इट इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। कैसा क्यूबॉइड है, ये ऐसा क्यूबॉइड है, ऐसा 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 बना दिया मैंने। अब इसमें से ये लेंथ कितनी है बच्चों, ये लेंथ है अपनी 50, ये वाली लेंथ ये है 1/2,
और ये हाइट कितनी है 1/4 मीटर, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, LBH क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही होता है। तो देखना मैं जैसे ही फॉर्म करूंगा इसका फर्स्ट स्टेप का, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ध्यान से देखना, लेट बी L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, ये रखेंगे वॉल्यूम। तो अब देखना क्या रखेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सॉल्व मत करना, सुन लिया, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये आ गया अपना फर्स्ट वाले का वॉल्यूम। सेकंड स्टेप का वॉल्यूम क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप। सेकंड वाले स्टेप के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे दो हो जाएंगे ना, तो राइज ही तो बढ़ेगा सिर्फ। देखो ये इसका जो स्टेप है ये वाला, ये तो सेम है, और इसकी जो विड्थ जो लेंथ है यहां से, ये वाली जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, सिर्फ हाइट ही बढ़ जाएगी ना। यहां से एक और स्टेप अगर आ जाएगा तो ये वाली हाइट इंक्रीज हो जाएगी ना, ये यहां से आता कि वाली हाइट और आ गई, ये विड्थ सेम होगी और ये वाली लेंथ भी सेम होगी, है ना। तो अब ध्यान से देखना, तो जो टोटल ये वाली हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4, यही तो होगा। देखो ये 1/4 हाइट थी, ये 1/4 और आ जाएगी, यही तो होगा। ये वाली विड्थ सेम है ना, और ये वाली जो लेंथ है ये भी सेम है, ठीक है, क्लियर। अब ये 1/4 ये 1/4 दोनों अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाले स्टेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस 1/4। सर आप इसको ऐड भी तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूं, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, सुनते रहना। अब आगे देखो, इस पूरे के अंदर मैं इसको लिख सकता हूं ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1/4, ठीक है। अब सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप का अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा तो क्या वो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ 1/4, क्योंकि अब की बार 3 स्टेप आ जाएंगे तो हाइट 1/4 1/4 1/4 से इंक्रीज हो जाएगी 3 बार, 3 टाइम्स ऑफ 1/4, ये टोटल हाइट हो जाएगी। ये दोनों तो सेम ही है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इन 3 स्टेप्स का, कौन से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप का टोटल वॉल्यूम निकालूं, तो क्या इसको और इसको ऐड करना है ना। अब ऐसे टोटल कितने स्टेप्स हैं एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला, ई स्टेप है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड एंड वी हैव 15 स्टेप्स देयर, ठीक है। तो अगर ऐसे 15 स्टेप्स हैं तो इनका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसे 15 स्टेप्स का वॉल्यूम सम करना है, ठीक है। तो वी नीड टू कैलकुलेट टोटल कंक्रीट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड प्लस सो ऑन, ऐसे वॉल्यूम ऑफ 15, यही तो करना है। अब देखना फर्स्ट वाले का वॉल्यूम मैंने निकाला 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस सेकंड वाले का वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1/4, ठीक है। थर्ड वाले का वॉल्यूम 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ 1/4। ऐसे ही अगर 15th वाले का वॉल्यूम निकालूंगा तो प्लस सो ऑन 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम्स ऑफ 1/4। अगर मैं हर एक स्टेप में 1/4 ऐड करूंगा तो फर्स्ट वाले स्टेप में 1/4, सेकंड स्टेप में 2 टाइम्स ऑफ 1/4, 10th स्टेप में 10 टाइम्स ऑफ 1/4 और 15 स्टेप में 15 टाइम्स ऑफ 1/4, हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फिगर है उसके अंदर जो मेन चेंजेस है वो हाइट के ही तो चेंजेस हैं, बाकी अदरवाइज ये सारे स्टेप्स देखो इधर से तो सेम ही है, ये देख लो सबकी विड्थ सेम है, लेकिन हाइट इंक्रीज होती जा रही है ना। फर्स्ट वाले स्टेप की हाइट यहीं तक थी, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाले स्टेप की हाइट यहीं तक थी, सेकंड वाले की हाइट देखो यहाँ तक हो गई है ना, थर्ड वाले स्टेप की हाइट यहाँ तक हो गई है, फोर्थ, ये फिफ्थ, है ना, सबकी हाइट कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है। अगर ये वाली हाइट 1/4 है तो ये 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू 4, 5, 6, ऐसे 15 स्टेप के लिए ये हाइट आ जाएगी विच इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और सबका वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, 50 हाफ तो सेम रहने वाला है, बट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/4, 3/4, 15/4 ये चेंज हो जाएगा। अब इस पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 सब में कॉमन है, टेक इट कॉमन। अब समझ में आया मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था। तो जैसे आप कॉमन लोगे 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू 15। दैट्स इट, सिर्फ इनका सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द वैल्यू। अब याद रखो जब भी आप इस टाइप के वैल्यूज का सम करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n n+1/2,
दैट्स इट, यही लगाना है। तो अब देखो, अगर मैं टोटल कंक्रीट फाइंड करूंगा तो इट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और अब ये हो जाएगा n+1/2। कितनी वैल्यूज है? 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 + 1/2 n+1/2, यही होता है ना सम। देखते रहना अब आगे, मैं फाइनली सॉल्व करने जा रहा हूं इसको अब। इट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 16 और पूरे के अपॉन में 2। देखते रहो, 15 16 अपॉन 2 सब मल्टीप्लीकेशन में, देखते रहना। तो अब मैं सॉल्व करता हूं इसको आगे। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये और ये 16 गया। समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने? अब आगे देखो, 15 को सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ गया। तो फाइनली आंसर क्या है? 15 5 ज़ा 750, मीटर में था, मीटर में था, मीटर में था, मीटर में था, लेट्स चेक इट, मीटर्स, एब्सोल्युटली। तो जो फाइनल आंसर है आपका कंक्रीट का वो कितना आ गया? 750 मीटर क्यूब। So finally we have 750 meter cube. That is our SN, and this SN is actually the total concrete. So hence the total concrete used is 750 मीटर। ठीक है, तो जितना भी टोटल कंक्रीट यूज हुआ वो कितना हुआ? 750 मीटर क्यूब यूज हुआ है। समझ गए बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये बात ध्यान रखोगे कि इस वाले क्वेश्चन में आपके पास में लेंथ में और ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हाइट में आ रहे हैं, है ना। तो आप जो क्वेश्चन में जो कांस्टेंट चीज़ है उनको एक साथ रखोगे। मैंने कांस्टेंट को एक साथ रखा, ये देखो, है ना। उसके बाद जो वेरिएबल है उनको साइड में कर दिया, सो दैट वी कैन टेक द कॉमन थिंग। वी हैव taken all the values in the form of sum because we need to calculate the total value of the concrete used. Okay, सारी वैल्यूज का सम किया मैंने, जो कॉमन वैल्यूज थी उनको अलग कर लिया, ठीक है, जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उनका सम कर लिया, एंड फाइनली मेरे पास में प्रोडक्ट आ गया। समझ गए? ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसी तरह सॉल्व करना है और दिमाग लगा के आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द हाउसेस ऑफ अ रो नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, कहां से? 1 से 49। show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the house following it. अभी समझाऊंगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोंट वरी। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि अगर मान लो मेरे पास में 1 से लेके 49 तक, कहां से? 1 से लेके 49 तक नंबर्ड हाउसेस हैं, है ना। किसी का नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके 49 तक हाउसेस हैं। अब आपको कोई ऐसी वैल्यू इन बिटवीन, कोई एक ऐसी वैल्यू x फाइंड करनी है सच दैट उसके पहले जितने हाउसेस हैं x-1, उसके बाद x+1 से लेके 49 तक, और उसके पहले 1 से लेके x-1 तक जो हाउसेज है उनके नंबर का सम, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू x-1, और उसके बाद यानी x+1 से स्टार्ट करके अप टू 49, इसका सम और इसका सम इक्वल हो, ऐसे किसी हाउस का नंबर आपको फाइंड करना है। समझ गए? तो मान लो अगर आपने फाइंड किया और ये आंसर आया, मान लेते हैं 25, तो 1 से लेके 24 और 26 से लेके 49 तक का सम इक्वल होना चाहिए। समझ गए? ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से x-1 फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम? x-1 फाइंड करेंगे, ठीक है। उसमें अगर मैं x ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में यहां से यहां तक आ जाएगा sx, ठीक है। सुनते रहना। इसको अगर मैं s49 में से माइनस कर दूंगा, s49 है ना, 49 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में x+1 से लेके यहां तक की वैल्यूज का सम आ जाएगा। समझ गए? तो मेरे पास में ये आ जाएगा, मैं s-n बोल रहा हूं इसको, ठीक है। ये यहां से यहां तक का सम आ जाएगा। अब मेरे पास ये सम आ गया है, ये वाला सम आ गया, इन दोनों को मुझे इक्वेट करना है, x आ जाएगा। समझ गए? ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको इसमें मेजरली आपको दो ही चीज फाइंड करनी होगी, sx-1 और s49, ये दोनों फाइंड करके आप आंसर निकाल लोगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा फंस जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और इन दोनों को फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी है, अभी समझ जाओगे कैसे। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? सबसे पहले तो मैं sx-1 s49 ये दोनों फाइंड कर लेता हूं, फिर आपको और डिटेल में समझाऊंगा। चलो, तो sx-1 कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर की सीरीज है और आपको n की जगह x-1 रखना है बस, ठीक है। चलो, तो अब यहां रखेंगे x-1/2
2a की जगह 1 प्लस n-1 दैट मीन्स x-1 मल्टीप्लाई बाय कितना है d, कॉमन डिफरेंस है ना। अब सुनना, और इजी करूं इसको, मुझे पता है लास्ट टाइम x-1 ही होगी, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस एल, ठीक है। तो मैं वो टर्म बना लेता हूं, तो मैं लिखता हूं a यानी फर्स्ट, l यानी x-1। समझ में आना क्या कि मैंने, देखो n/2 a प्लस एल ऐसे तो लिखेंगे, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म खुद अपनी x-1 ही तो है ना। और सब में डिफरेंस क्या है, 1 1 का ही डिफरेंस है। तो अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, a प्लस एल मैंने लिख लिया और इस 1 से इस 1 को काट दिया, तो मेरे पास में यहां पर आ गया x-1/2, मल्टीप्लीकेशन में क्या है इसके x है ना, और ये मैंने एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत है बच्चों, ये अपने पास आ गया sx-1, क्लियर। ऐसे अगर मैं किसकी वैल्यूज निकाल लूं, मैं निकाल लूं s49 की, तो s49 क्या होगा, nn प्लस 1/2, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 1 और ये अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो अब 49 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 50 एंड अपॉन 2, और इसको मैंने रिड्यूस कर दिया तो आई गॉट 25 हियर, तो फाइनली इट इज 49 मल्टीप्लाई बाय 25, और ये अपने पास आ गया s49, ठीक है। अब मुझे s49 में से sx माइनस करना है, ये sx-1 है, सुनते जाओ। अगर मैं यहां से यहां तक के सम में ये भी ऐड कर दूं तो मुझे यहां से यहां तक का सम मिल जाएगा। फिर से सुनना, sx-1 तक का सम है, उसमें मैं एक वैल्यू और ऐड कर दूं तो यहां तक का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो लास्ट वाला सम अपना आया है, किसका सम आया है ये, इसमें क्या ऐड करना है मुझे, x और ऐड करना है ना, यही करना है ना। चलो करते जाते हैं, मैं लिखता हूं sx इज इक्वल टू x प्लस sx-1, यही लिखेंगे। चलो तो x प्लस इसके लिए कितनी थी, ये थी x-1 अपॉन x प्लस 2, x-1 x अपॉन 2, ठीक है। कैन वी टेक x कॉमन, यस वी हैव टेकन x कॉमन, यहां से आया 1 प्लस x-1 अपॉन 2, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो 2 इधर चला जाएगा, x 2 प्लस x-1 अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट किया आंसर आ गया 1, तो x प्लस 1 अपॉन 2, ये अपने पास आ गया sx, सिंपल। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां से निकाल लिया sx की वैल्यू। अब sx की वैल्यू को s49 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज का सम, मतलब मेरे पास में ये वाला सम आ जाएगा और ये इक्वल होगा sx-1 के, ठीक है। इक्वेट करते हैं चलो, तो फाइनली मेरे पास में आया s49 माइनस sx शुड बी इक्वल टू sx-1, यही होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही करेंगे चलो। s49 मैंने अभी निकाला, इट शुड बी 49 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, माइनस sx इज x प्लस 1/2, इट इज x प्लस 1/2, इट इज इक्वल्स टू x-1/2, ठीक है। यही है ना क्वेश्चन में, देखो sx-1 मैंने फाइंड किया था, sx-1/2, तो ये फिगर्ड आउट दैट वैल्यू अकॉर्डिंगली। अब मैं क्या करता हूं, इसको उठा के उधर ले जाता हूं, तब देखना इट इज इक्वल्स टू x-1/2 प्लस x प्लस 1/2, कैन आई टेक x/2 कॉमन, ठीक है। x/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से मेरे पास आया x-1 प्लस x प्लस 1, और ये अपॉन में क्या आ गया 2, अच्छा अपॉन में 2 आएगा नहीं क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, लीव इट एज इट इज, ठीक है। x/2 कॉमन ले लिया, यहां से x-1 एज इट इज, x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। ऐड करना है, 1 से 1 उड़ गया, क्लियर, देखते जाओ। x/2 मल्टीप्लाई बाय x, ये x और x प्लस x, और ये बन गया x/2 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो इसमें इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे, ये बन गया x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाय 25, 49 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, अब समझ जाओगे क्यों नहीं किया था। तो देखो आई गॉट दिस वन एज 49 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर, इसको x का स्क्वायर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू x, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 35 इज इक्वल्स टू x। तो 35th नंबर का वो हाउस है जिससे पहले तक की वैल्यूज का सम और जिसके आगे की वैल्यूज का सम हमेशा इक्वल आएगा। सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस वन एज 35। फिर से सुन लो एक बार, क्या करना था मुझे, क्या करना था, जो भी क्वेश्चन गिवन था जैसा उसके अकॉर्डिंग मुझे
इस x की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी थी जिसके पहले वाली वैल्यूज तक का सम और इसके आगे वाली वैल्यूज तक का सम इक्वल होगा, किसमें, 49th में, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल लिया इससे पहले तक की वैल्यूज का सम, है ना, और एस एक्स की वैल्यू का सम, इसको टोटल में से माइनस कर दिया तो मेरे पास ये सम आ गया और दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने निकाला एस एक्स माइनस वन एन एन प्लस वन अपॉन टू आ गया। फिर मैंने निकाला एस 49 एन एन प्लस वन अपॉन टू आ गया। फिर मैंने निकाला एस एक्स एन एन प्लस वन अपॉन टू, वो भी आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 49 में से एस एक्स को माइनस किया, सो दैट आई गेट एस एक्स माइनस वन, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था, है ना। फिर मैंने एस एक्स की वैल्यू, एस एक्स माइनस वन की वैल्यू एज इट इज प्लेस करी, ट्रांसफर कर दिया, x कॉमन ले लिया, रिड्यूस कर दिया, दिस बिकम्स 2x, उससे 2 रिड्यूस हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 मल्टीप्लाई बाय 25, आई गॉट x एज 49 मल्टीप्लाई बाय 25, जिसका स्क्वायर होता है 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं प्लेस करूंगा तो x की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गई और विच इज 35। ऐसे आंसर निकाल लिया। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एपी पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है। अ लेडर हैज अ रंग 25 सेंटीमीटर पार्ट, ये लेडर है, इसके रंग्स 25 सेंटीमीटर पार्ट है ना। कैसे है देखो, ऐसे, ये जो लेडर है ना, इसके रंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है हर एक रंग के बीच में ना। और ऐसी कितनी लेडर, कितनी रंग्स हैं यहाँ पर, ये अभी हमको गिवन नहीं है एग्जैक्टली। और आपको बोल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2.5 मीटर्स। अगर एक के बीच में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का, टोटल के बीच में डिस्टेंस है 2.5 मीटर का, तो ऐसी कितनी पॉसिबल है, 10। समझ गए ना, तो ऐसे 10 इंटरवल्स पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो स्टार्ट करेंगे 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, मतलब सबसे लास्ट वाला जो है वो 45 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद धीरे 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 ऊपर रिड्यूस होती जाती है वैल्यू, और सबसे टॉप में आते आते 25 सेंटीमीटर रह जाती है ना, इनकी रंग्स की जो विड्थ है ना वो। अच्छा, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, द 2.5 मीटर अपार्ट दे आर द बॉटम एंड द टॉप, है ना, जो टॉप मोस्ट है जो बॉटम मोस्ट है उनका डिफरेंस 2.5 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अब विड्थ नहीं गिवन है, तो जितने भी वुड, आपको क्या करना है, सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ फिर इसकी लेंथ फिर इसकी लेंथ, ऐसे सबकी लेंथ अगर आप टोटल फाइंड कर लोगे आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करना, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप होंगे। सुनना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये तो पता चल गया ऐसे 10 इंटरवल होंगे। फर्स्ट इंटरवल यहां पर है, सेकंड यहां पर है, थर्ड यहां होगा, फोर्थ यहां होगा, और ये लास्ट वाला 10th इंटरवल है। ठीक है, अब सुनना, फर्स्ट इंटरवल के बीच में कितने रंग्स है, 1 और 2, है ना। सेकंड में भी, सेकंड तक आते आते थर्ड हो जाएगा, है ना, थर्ड तक आते आते फोर्थ हो जाएगा, फिर फिफ्थ हो जाएगा, ऐसे। तो जितने भी नंबर ऑफ इंटरवल है ना, उनसे 1 + 1 नंबर ऑफ रंग्स है अपने पास। समझ गए, क्योंकि हम बॉटम वाला भी तो काउंट करेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल को कवर करने के लिए, फर्स्ट इंटरवल को कवर करने के लिए मेरे पास में 2 रंग्स है, ऐसे सेकंड इंटरवल को कवर करने के लिए 2 रंग्स है ना। तो अब कितने नंबर ऑफ इंटरवल है, ऐसे 10 नंबर ऑफ इंटरवल है, तो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, 11। बस ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें 10 रंग्स निकाल के आंसर निकाल देते हैं, गलत हो जाता है। ध्यान रखना, फर्स्ट वाले में ध्यान से देखना, यहां से तक 1 2 3, सेकंड इंटरवल खत्म होते होते 3 रंग्स आ गए हैं, थर्ड इंटरवल खत्म होते होते 4 रंग्स, 5, ऐसे 10 इंटरवल खत्म होते होते 11 रंग्स आ जाएंगे। तो टोटल यहां तक काउंट करना है आपको, टोटल, है ना, यहां तक ही नहीं छोड़ना, यहां तक काउंट करना है, तो इसको भी इंक्लूड करना है। क्लियर, इसलिए तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज है यहां पर वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज 11 वी आर टेकिंग। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है, 45, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू an कितनी है, 25। किस नंबर से डिक्रीज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, n चाहिए था, मिल गया। n कितना है, 11। आपसे पूछ रहा है ऐसी कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी, कितनी लेंथ की वुड रिक्वायर्ड होगी जिससे हम इतने सारे रंग्स बना लेंगे। क्या Sn चाहिए, सुनना, अगर मेरे पास में नंबर ऑफ वुड, मतलब लेंथ ऑफ द वुड क्लियरली मिल गई है ना, इन सब की लेंथ अगर मिल गई तो मैं इसको ऐड कर लेता हूं, इतनी लेंथ की वुड चाहिए, उसको कट करके आप ये बना। तो मुझे क्या चाहिए, इन सबका सम चाहिए लेंथ का। अगर सबकी लेंथ का सम आ गया तो टोटल लेंथ ऑफ वुड फाइंड कर लूंगा, यही करना है। तो देखना क्या करना है मुझे, n = 11, है ना, a आ गया, an आ गया, क्या करना है, Sn = n/2 a + an विच इज l, है ना। तो अब देखना n कितना है, 11/2, a is 45 + n is 25। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब क्या करेंगे हम, 11/2, 45 + 25, 45 + 5 50 और 2 70,
रिड्यूस कर दूंगा क्या मैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 70/2, इससे रिड्यूस किया मैंने 35 आ गया। अब देखना मैं फाइनली क्या लिखूंगा, एस एन इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 35, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी मैंने, 3 5 दोनों का सम 8, तो रिटर्न एज 385 एंड दैट इज आर एस एन। ठीक है, तो कितनी लेंथ के वुड रिक्वायर्ड है, तो यहां लिख देंगे हेंस 385 मीटर लेंथ ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इज रिक्वायर्ड। Was it in centimeter or meters? I guess in centimeter. Yeah. So we'll be writing it as centimeter here. ठीक है? Any confusion class? That's how we are finding out the final answer. तो क्लास AP खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में जिसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। बस मन लगा के सारे वीडियोस को ध्यान से देखो, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने लेवल पे सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखो, आंसर मिलेगा, अप्रोच मिलेगी, वो समझ जाओगे तो कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। रेफरेंस बुक उठाओ, प्रैक्टिस पे लग जाओ, जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, वील ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।